हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की आपकी एसएसटी की वर्कशीट नंबर 71। डेट है आपकी 29 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में 5 आपके 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं और एक आपका स्रोत दिया गया है 4 नंबर का, जिसमें आपके 4 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम 3 और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हम स्रोत करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संसाधन क्या है, इनके वर्गीकरण पर एक नोट लिखिए। तो सबसे पहले आपको बताना है कि संसाधन क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है। तो हमारी आवश्यकता को पूरी करने वाली हर एक वस्तु संसाधन कहलाती है। तो हमारी ज़रूरतों को पूरी करने वाली हर एक चीज़, जैसे कि कलम हो गई, किताब हो गया, पेन हो गया, ठीक है, मोबाइल हो गया, जितनी भी चीज़ें होती हैं हमारे आसपास, वो सारी चीज़ें ही संसाधन कहलाती हैं। जैसे पानी, घर, पुस्तक, मोबाइल, मिट्टी आदि। मुख्य तौर पर संसाधनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। तो अब इनके वर्गीकरण को देखते हैं। तो पहला वर्गीकरण है आपका ठीक है, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन का। तो प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं? जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, ठीक है, जिनका निर्माण मानव नहीं करते, ये हमें प्रकृति से मिलते हैं। जैसे कि जल, मिट्टी, ये सारे हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं। और अगर हम मानव निर्मित संसाधनों की बात करें, जो कि मानव के द्वारा बनाए गए हैं, लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, तो जैसे कि सड़कें हो गई, भवन हो गए, घर हो गए, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? ये मानव निर्मित संसाधन होते हैं। इसके अलावा उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधनों को बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर कैसे? कुछ होते हैं हमारे जैव और कुछ होते हैं अजैव। ठीक है, जैव जो कि जीवित होते हैं, ठीक है, सजीव होते हैं, और अजैव जो कि हमारे निर्जीव होते हैं। तो जैव संसाधन में हमारे पेड़, पौधे, पशु, ये सब आते हैं। और अजैव में हमारे जैसे खनिज, भवन, गाड़ी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा नवीकरण के आधार पर भी संसाधनों को बांटा गया है। नवीकरणीय संसाधन जो कि मतलब हमारे थोड़े से ज़्यादा टाइम के लिए चलते हैं, यानी इसको हम दोबारा उत्पादित कर सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं। जैसे कि मिट्टी हो गया, पेड़ पौधे हो गया, अगर पेड़ पौधे ख़त्म हो गए तो हम और ज़्यादा पेड़ पौधे लगा सकते हैं। सौर ऊर्जा हो गई, ये सारी चीज़ें। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? जो बहुत ही सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। और नवीकरणीय संसाधन हमारे असीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। अनवीनीकरण संसाधन जैसे कोयला है, तो कोयला को बनने में आपका हज़ारों लाखों साल लग जाएगा। अगर ये ख़त्म हो गया तो इसको बनने में कई हज़ारों साल लग जाएंगे। पेट्रोलियम है, ठीक है, खनिज है, तो ये सारे बहुत ही सीमित मात्रा में हमारे पास उपलब्ध हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मृदा में कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, स्पष्ट कीजिए। कि मृदा में कौन कौन से जैसे कारक होते हैं जो उत्तरदायी होते हैं उसके लिए। जैसे कि मूल चट्टान होती है पहला, तो मिट्टी का रंग, यानी कोई भी मिट्टी है, काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, तो इन सारी मिट्टी का जो रंग होता है तथा उपजाऊ क्षमता जो होती है वो मूल चट्टानों पर निर्भर करती है। जिन चट्टानों से वो टूट कर बनी है, कहीं ना कहीं वो उसके ऊपर निर्भर करती है कि वो चट्टान कैसी होगी। जैसे काली मिट्टी अलग होगी, जलोढ़ मिट्टी अलग होगी, ठीक है। इसके अलावा आप वो ऊंचाई पे भी डिपेंड करती है। पर्वतीय भागों में ढाल के कारण अपरदन अधिक होता है, जबकि मैदानी भागों में निम्न ढाल के कारण जमाव पर मृदा निर्माण अधिक होता है। तो मैदान वाले जो इलाके होंगे वहाँ की मिट्टी आपकी अलग होगी, पर्वतीय इलाके जो होंगे वहाँ की मिट्टी अलग होगी। इसके अलावा जलवायु पे भी निर्भर करता है। तापमान, वर्षा आदि प्रमुख जलवायु के कारक हैं जो मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अलग अलग जैसे सूखी जगहों की अगर आप देखें, जहाँ की जलवायु बहुत ड्राई होती है, तो वहाँ की जो मिट्टी होगी वो दूसरे इलाकों से अलग तरह की पाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं जलवायु भी प्रभावित करते हैं। इसके अलावा वनस्पति व जीव, वनस्पति तथा मृत जीवों के अंश मिलने से मिट्टी अधिक उपजाऊ बनती है। कभी कभी जो मिट्टी होती है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा वनस्पति मिल जाए, पेड़ पौधों के अंश मिल जाए, या फिर मरे हुए जीव मिल जाए, तो उससे क्या होगा कि जो मिट्टी होगी वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ बन जाती है समय के साथ। इसके अलावा समय भी एक महत्वपूर्ण कारक है। मिट्टी के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, ठीक है, तो समय है वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। क्वेश्चन थर्ड है आपका कि उन पर्यावरणीय समस्याओं का वर्णन कीजिए जो संसाधनों के अति उपयोग से सामने आ सकती हैं। तो हमें ऐसी समस्याएं लिखनी हैं जो कि संसाधनों के बार बार प्रयोग से सामने आ सकती है। अगर हम बहुत ज़्यादा प्रयोग करें संसाधनों का, कुछ संसाधन हमारे सीमित मात्रा में है, कुछ असीमित मात्रा में है, ठीक है, तो इनके अगर अति प्रयोग हो जाए, यानी बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाए, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो संसाधन खत्म हो जाएंगे, संसाधनों की समाप्ति। बहुत सारे जो हमारे संसाधन हैं वो तो बहुत लिमिटेड है, ठीक है, अनिम्नीकरण जो है वो लिमिटेड है, तो एक टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे, आने वाली जनरेशन को मिलेंगे ही नहीं।
इसके अलावा आपका मृदा अवनयन भी बहुत ज़्यादा होगा। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ जाएगी, जो प्रदूषण एकदम अपने ही एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगा। असंतुलित विकास की समस्या हो जाएगी कि कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जिनका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा, जहाँ पर कि आपके संसाधन मिलेंगे, और कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जहाँ का डेवलपमेंट ही नहीं होगा, विकास ही नहीं होगा। तो असंतुलित विकास की प्रॉब्लम हो जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग की भी समस्या हो जाएगी। इसके अलावा क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंज हो सकता है, जलवायु परिवर्तन हो सकता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन 4 है आपका कि पर्यावरणीय क्षति से होने वाले नुकसान कभी भी राज्य या राष्ट्रीय सीमाओं का ध्यान नहीं करते। कथन की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। क्वेश्चन का मतलब है आपका कि जो पर्यावरण की वजह से, पर्यावरण क्षति से जो नुकसान होता है, यानी इतना ज़्यादा जो प्रदूषण होता है, उसकी जो भरपाई होती है, ऐसा नहीं है कोई एक क्षेत्र या कोई एक राज्य ही करता है, उसकी सीमाओं तक ही लिमिट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई राज्य है, ठीक है, कोई क्षेत्र है, तो यहाँ पर अगर प्रदूषण फैलाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये इस बॉर्डर को लांघ के दूसरे राज्य में नहीं जाएगा या दूसरे देश में नहीं जाएगा। अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है, जैसे दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली में मान लीजिए बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये एनसीआर के क्षेत्र में नहीं जाएगा या हरियाणा में नहीं जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, वो अपने आसपास के एरियाज़ को भी प्रभावित करता है। तो ये ऐसा नहीं होता कि उसकी सीमाओं से बिल्कुल ऐसे सिमट के रह जाएगा कि नहीं, यहाँ तक दिल्ली का बॉर्डर है तो अब मैं दिल्ली से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि प्रदूषण को या पर्यावरण को थोड़ी ना पता होता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि इस कथन की आपको व्याख्या करनी है। तो संसाधनों के अति प्रयोग के कारण पर्यावरणीय क्षति होती है, हमारा जो पर्यावरण है वो दूषित होता है, खराब होता है। संसाधनों के अति उपयोग का परिणाम प्रदूषण है, और अगर हम संसाधनों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो इसकी वजह से प्रदूषण फैलता है। प्रदूषण किसी राज्य या राष्ट्रीय सीमाओं का ध्यान नहीं करते, और प्रदूषण कभी भी किसी राज्य का और ना ही राष्ट्र की सीमाओं का ध्यान करते हैं। जैसे कि पराली अगर पंजाब में जलाई जाती है, जो पराली होती है अगर वो पंजाब में जलाई जाती है, तो उसके प्रदूषण का असर दिल्ली में भी होता है, और अगर दिल्ली में प्रदूषण होता है तो उससे आसपास के राज्य भी प्रभावित होते हैं। जैसे दिवाली में ही देख लीजिए आप, इतने ज़्यादा पटाखे जलते हैं दिल्ली में, ठीक है, लेकिन इसका असर आसपास के जो उससे जुड़े राज्य हैं उनके ऊपर भी तो पड़ता है। इसी तरह जो राष्ट्र होते हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो किसी भी पर्यावरण की जो क्षति होती है वो किसी एक क्षेत्र तक लिमिट नहीं होती है, वो उसके आसपास के जो एरियाज़ होते हैं उसको भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। क्वेश्चन 5 है आपका कि भू संरक्षण की समस्या को हल करने के उपाय बताइए। तो सबसे फर्स्ट आप उपाय लिख सकते हैं कि हमें खनन का प्रबंध करना चाहिए। ठीक है, खनन ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए कुछ अरेंजमेंट्स किए जाने चाहिए, कुछ प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। हमें बांधों का निर्माण करवाया जाना चाहिए, वृक्षारोपण किए जाने चाहिए, चराई पर नियंत्रण करना चाहिए। ठीक है, रासायनिक खादों का कम उपयोग होना चाहिए। आजकल इतने ज़्यादा केमिकल वाले ये जो खाद आने लगे हैं, इसकी वजह से जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी है। ठीक है, बहुत जल्दी उनका जो उपजाऊपन होता है वो ख़त्म हो जाता है। बांधों का निर्माण हो गया हमारा। वैज्ञानिक तरीके से हमारी कृषि होनी चाहिए। अति सिंचाई पर भी हमें नियंत्रण लगाया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्रोत के क्वेश्चंस दिए गए हैं आपके। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन नियोजन की क्यों आवश्यक है, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है। तो संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग, संतुलित विकास तथा संरक्षण के लिए संसाधन नियोजन आवश्यक है। तो संसाधनों का अच्छी तरह से प्रयोग करना, उसके संतुलित विकास के लिए, संरक्षण के लिए संसाधन नियोजन यानी उसकी प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लद्दाख की विशेषताओं का वर्णन पूछा गया है। तो लद्दाख एक शीत मरुस्थल है आपका, और यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत में धनी है। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड है आपका कि भारत के किन प्रदेशों में खनिज एवं कोयले के प्रचुर भंडार उपलब्ध हैं। तो झारखंड, इसके अलावा आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, ये बोकारो वगैरह के जो इलाके हैं वहाँ पर खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार उपलब्ध है। क्वेश्चन 4 है आपका कि भारत में किस प्रदेश में जल संसाधनों का व्यापक अभाव है। कहाँ पर ऐसा कौन सा राज्य है, प्रदेश है जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। तो राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में जल संसाधनों का व्यापक अभाव है। ओके।